हेलो गाइस, कैसे हो सब? होप सो ऑल आर गुड। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, दैट इज वैल्यू एडिंग रिपोर्टिंग। तो वैल्यू एडिड रिपोर्टिंग आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, बैठ जाओ सारे आराम से, इजी। क्या हो गया? क्या हो गया? हो गया कुछ? तो बस फिर बैठ जा। सो वैल्यू एडेड रिपोर्टिंग क्या करेंगे हम लोग? कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो क्या है ये वैल्यू एडेड रिपोर्टिंग? सर एग्जाम में मैं कहता हूँ कि मैंने 3 से 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज करे, हर बार तुम्हें एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। तो चैप्टर को आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा इस बार फिर से। तो तुम लोग इसको लिख लोगे, बनेगा तुम लोगों को। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था तुम लोगों को कि आप लोग कॉपी लेके बैठोगे। कौन कौन मेरी बात मान के बैठा है? कौन कौन मेरी बात मान के बैठा है? जो लोग मेरी बात मान के बैठे हैं वो तो एग्जाम में होंगे क्लियर। जो लोग नहीं मान के बैठे हैं, जल्दी 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 जाओ और कॉपी लेके आ जाओ और बैठ जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग राइट डाउन करोगे। वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो माइंड में आ जाती है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हैं। तो आप लोग उसको लिखते रहना और समरी प्रिपेयर करते रहो। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बोलूँगा वो चीज़ें प्रिपेयर करते रहना। और जो चीज़ें लगता है बुक में से लिखनी है, उसके लिए जगह छोड़ते रहना। ठीक है? तो नहीं तो वीडियो पॉज करो और जाओ कॉपी लेके बैठो और फिर स्टार्ट करना लेक्चर। कसम है तुम्हें अपने अटेम्प्ट की, अगर नहीं ऐसा करा तो तुम्हें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो वैल्यू एडिड रिपोर्टिंग। तो सर ये क्या है वैल्यू एडिड रिपोर्टिंग? तो बेटा वैल्यू एडिड रिपोर्टिंग का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू एडिड स्टेटमेंट शो करती है हमें हाउ मच वैल्यू हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एंटरप्राइज थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स कैपेसिटी, कैपिटल, मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज। सुनो, एक कंपनी है, एक एंटरप्राइज है, कोई भी बिजनेस है या कंपनी है, किसी भी तरीके की एंटरप्राइज है। उस कंपनी ने, उस बिजनेस ने, उस एंटरप्राइज ने कितनी वैल्यू ऐड करके दी है? क्या करके दी है? वैल्यू ऐड कितनी करके दी है उस एंटरप्राइज ने? बाय यूजिंग इट्स कैपिटल, मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज। अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करके उसने कितनी वैल्यू ऐड करके दी आप लोगों को, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। और जितनी वैल्यू उसने ऐड करके दी, हाउ इट शुड बी एलोकेटेड अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। मतलब जितना भी वैल्यू ऐड होके दी, जैसे 500 करोड़ वैल्यू ऐड हुई, तो वो 500 करोड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी के बीच में, कैसे एलोकेट होगा एम्प्लॉयज के बीच में, लेंडर्स के बीच में, शेयर होल्डर के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, इन एन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। समझ आ गया? तो वैल्यू एडिड की स्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये वैल्यू एडिड स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हमें ये शो करती है कि एक एंटरप्राइज ने कितनी वैल्यू ऐड करके दी बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, और जो वैल्यू उसने ऐड करके दी वो कैसे एलोकेट होगी, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर। आज इसी की बात चलेगी कि आखिर कितनी वैल्यू ऐड हुई है। दो कंसेप्ट ये पूरा को पूरा चैप्टर पढ़ाता है। एक कंसेप्ट बात करता है वैल्यू एडिशन की, एक बात करता है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन की। तो दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान से अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। तो बेटा वैल्यू एडिड स्टेटमेंट समझ आई? क्या है वैल्यू एडिड स्टेटमेंट? एक ऐसी स्टेटमेंट जो क्या कर रही है, आपको वैल्यू एडिशन बता रही है कि कितनी वैल्यू एक एंटरप्राइज ने तुम्हें ऐड करके दी है बाय यूजिंग इट्स ऑल द रिसोर्सेज, और जितनी वैल्यू ऐड करके दी है उसको कैसे आप लोग एलोकेट करोगे अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। समझ आ गया? दैट इज वैल्यू एडिशन। समझे कि नहीं? समझे या नहीं? अब इन्होंने बताया कि कैसे वैल्यू एडिशन निकालनी है। बेटा सेल वैल्यू में से लेस कर देनी है आपने कॉस्ट ऑफ ब्रॉड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द प्रोड्यूसिंग द सेल्स। ठीक है सर, क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने ये बोला है कि आप लोगों ने जब वैल्यू एडिशन निकालनी है, क्या निकालनी है? वैल्यू एडिशन निकालनी है। वैल्यू एडिशन निकालनी तो वो किसके बराबर होगी? वो होगी आपकी सेल्स में से आप लोग माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे सर? कॉस्ट माइनस करोगे। सर किसकी कॉस्ट? आप लोग माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, या फिर सर्विसेज। जितने भी गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट है आप उसको माइनस कर दो। मतलब सेल में से कॉस्ट माइनस करके जितने भी कॉस्ट माइनस करोगे, या तो गुड्स या तो सर्विसेज जो भी आपने प्रोड्यूस करी हैं, उस सेल को करने के लिए उसकी कॉस्ट जब माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगी? आपकी वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू एडिशन का क्या है बेटा? फॉर्मूला है। ठीक है, तो सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट क्या मतलब? सेल माइनस कॉस्ट, उसी को क्या बोलते हो? वैल्यू एडिशन बोलते हो।
अब दो तरीके की बेटा वैल्यू एडिशन होती है, कितनी, दो तरीके की वैल्यू एडिशन होती है सर। कौन कौन सी दो तरीके की है बेटा? एक का नाम है ग्रोस वैल्यू एडिशन, क्या नाम है? ग्रोस वैल्यू एडिशन। और दूसरे का नाम है बेटा नेट वैल्यू एडिशन। तो दो तरीके की वैल्यू एडिशन होती है, एक को बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन, एक को बोलते हैं नेट वैल्यू एडिशन। सर ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या होती है? देखो इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ, सेल में से जब कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल एंड सर्विसेज आप माइनस कर दोगे, मतलब जो आपने पीछे फॉर्मूला लिखा ना, उसी का फॉर्मूला ये सेम टू सेम फॉर्मूला है। जब सेल में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज की, सर्विस की कॉस्ट या गुड्स की कॉस्ट आप लोग माइनस कर दोगे तो वो निकलेगा ग्रोस वैल्यू एडिशन। तो मतलब सर ये जो फॉर्मूला आपने ऊपर लिखवाया यही फॉर्मूला, बिल्कुल यही फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला आएगा? ग्रोस वैल्यू एडिशन में। तो सर नेट वैल्यू एडिशन क्या होता है? सेम फॉर्मूला बेटा, देखो क्या लिख रहा हूँ मैंने, जो आपने ऊपर ग्रोस वैल्यू एडिशन निकाली, मतलब जो भी आपने ऊपर ग्रोस वैल्यू एडिशन निकाली, अगर उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे? डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो निकलेगा नेट वैल्यू एडिशन। ठीक है सर, 2 मिनट थांबा, सांस ले, ठीक है, सांस ले लो 2 मिनट। अब देखते हैं क्या पढ़ा सर। वैल्यू एडिशन पढ़ा, वैल्यू एडिशन क्या बोला, मेरे साथ साथ बोलो, वैल्यू एडिशन क्या पढ़ा सर? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जो भी एक एंटरप्राइज ने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके जो हमें वैल्यू ऐड करके दी है, उस वैल्यू एडिशन, उससे कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब वो वैल्यू एडिशन कैसे एलोकेट होगी, कैसे एलोकेट होगी वो देखेंगे अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ये था वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो हमें ये बता रही है कि एक एंटरप्राइज ने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके कितनी वैल्यू ऐड की और उस वैल्यू एडिशन को किस तरीके से हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। फिर दो तरीके की सर वैल्यू एडिशन होती है, आपने बताया, एक तो होती है ग्रोस और एक होती है नेट। उससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है। उसमें होता है कि आपकी जितनी सेल्स हुई है उसमें से कॉस्ट क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज की कॉस्ट माइनस कर दोगे। सर इसी से हमें पता लगा कि दो तरीके की वैल्यू एडिशन होती है, एक तो ग्रोस और एक नेट। सर ग्रोस का मतलब क्या होता है? ग्रोस का मतलब होता है जितनी आपकी सेल, जो आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा सेम ही, जितनी आपने सेल करी है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट क्या कर दो? माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा? ग्रोस वैल्यू एडिशन। लेकिन जब मैं ग्रोस वैल्यू एडिशन में से अपनी डेपरी भी माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगी? नेट वैल्यू एडिशन। इजी। चलो अब आता है ऑब्जेक्टिव, कि आपने जो ये वैल्यू एडिड स्टेटमेंट बनाई है इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सोच के तुम लोगों ने इसको बनाया, क्या सोचकर तुम लोगों ने इसको बनाया। तो सबसे पहले ये हमें ये डिस्क्लोज करती है कि कितनी वैल्यू ऐड करके दी फर्म ने। अरे वाह, वैल्यू एडिड स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? यहाँ पे शायर बह गया बातों में। शायर क्या कर गया? शायर बह गया बातों में। शायर ने बोला है, शायर बोल रहा है कि डिस्क्लोज वैल्यू एडिशन हमें ये डिस्क्लोज करके दे रही है कि आखिर फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करी। ठीक है सर, आगे इसके बाद में ये इंडिकेट करता है कि वेल्थ क्रिएटेड बाय द एंटरप्राइजेस, की आखिर कितनी वेल्थ क्रिएट करके दी एंटरप्राइज ने। सर दोनों का मतलब तो सेम लग रहा है, सेम। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेल्थ? सर वेल्थ क्या होती है बेटा? संपत्ति। इनकम और वेल्थ दोनों में फर्क है। इनकम का मतलब होता है कि आपने जितना भी पैसा कमा रहे हो दैट इज इनकम, लेकिन वेल्थ का मतलब होता है कि आप अपनी बैकबोन कितनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, दैट इज योर वेल्थ। समझ आया? एक बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टी है ये उसकी वेल्थ है, उस बंदे ने कितने शेयर्स परचेज करे, कितनी इन्वेस्टमेंट करी, दैट इज वेल्थ। लेकिन इनकम चाहे उसके पास नहीं है अभी, चाहे वो इस साल सैलरी, इस बार उसके पास कोई भी सैलरी नहीं आई लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, दैट इज वेल्थ। तो वेल्थ अलग चीज़ होती है। तो एंटरप्राइज ने कितनी वेल्थ क्रिएट करके दी है आपकी, उसको बताता है कौन? वैल्यू एडिड स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले तो डिस्क्लोज करेगा कितनी वैल्यू एडिशन करी, फिर बताएगा कितनी वेल्थ क्रिएट करके दी एंटरप्राइज ने। ठीक है, फिर ये स्टडी करके देगा पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ, जितनी वैल्यू एडिशन हुई, वो डिस्ट्रीब्यूट कितने कितने में होगी, कितना कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा वो भी हमें क्या बताएगा? वैल्यू एडिशन। ठीक है, फिर इंटर फर्म और इंट्रा फर्म, बहुत बार बताया मैंने। इंटर फर्म मतलब एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपैरिजन, और अपनी फर्म के साथ ही कंपैरिजन करना, इसको क्या बोलते हो? इंट्रा। तो उसमें उन्होंने बोला इंटर और इंट्रा फॉर्म एनालाइज करके हम लोग प्लान्स बनाएंगे, अपने टारगेट्स फिक्स कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू इतनी ऐड हुई है तो अगले साल हम इससे ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमें प्लान्स बनाने में हेल्प करेगा। एंड लास्ट वन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू बाय लेविंग ऑफ टैक्स। तो जितनी वैल्यू ऐड होगी उसके ऊपर क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के ऊपर, रेवेन्यू कलेक्ट करने के ऊपर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हेल्प करती है। तो इनके लिए मैंने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाई है। 5 पॉइंट मेरे याद कर लो यहीं पे बेटा। पहले वैल्यू एड स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करके देती है? वैल्यू एडिशन कितनी हुई। फिर ये हमें ये बताती है कि आखिर कितनी वेल्थ क्रिएट करके दी आपकी फर्म ने या एंटरप्राइज ने। फिर इंटर और इंट्रा फर्म के साथ में कंपैरिजन करके देता है और बताता है क्या प्लान्स बनाने, क्या पॉलिसीज बनानी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, पैटर्न ये बताता है। एंड लास्ट वन इज कितना टैक्स लगेगा और कितना कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आती है। आगे समझ?
तो वैल्यू एडेड समझ लग रहा है आप लोगों को? वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब है कि आपकी फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करके दी है और उस वैल्यू को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब उसके एडवांटेजेस क्या है? अगर आप वैल्यू एडेड रिपोर्टिंग करते हो, वैल्यू एडेड जितना आपकी वैल्यू एडिशन हुई उसकी रिपोर्टिंग करोगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा? पहले आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट मिलेगी कि आपकी एंटरप्राइज कितनी एबल है, कितने उसमें गुण है, क्या है? गुण है, जो कि तेरे में बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें कितने गुण हैं जो कि हमें परफॉर्मेंस को मेयर करके पता लगेंगे कि हमारी कंपनी के पास कितने इतनी एबिलिटी है कि वो हमें वैल्यू एड करके दे रही है या फिर नहीं। तो परफॉर्मेंस मेयर करने के लिए मेरे को वैल्यू एडिशन क्या करेगी? हेल्प करेगी। फिर हेल्प्स इन मेयरमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी कि आखिर कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, कि जितना पैसा आप लोगों ने उठाया था लोगों से, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना भी पैसा आप लोगों ने उठा के काम पर लगाया। जैसे मैंने 1 लाख लिया और 1 लाख बिजनेस ने अपने काम में लगा के उसको क्या करवाया? जनरेट करवाया। तो उस 1 लाख ने कितना पैसा जनरेट करके दिया, कितना उसने प्रोडक्टिविटी तरीके से काम करा, इसके बारे में भी हमें मेयर करने में हेल्प करती है वैल्यू एडेड। कि उस 1 लाख को मैंने लिया और इस 1 लाख को मैंने बिजनेस पे लगाया, इस 1 लाख ने मेरे को कितना प्रोडक्टिविटी जनरेट करके दी है, कितनी इनकम जनरेट करके दिया, क्या वो 1 लाख प्रोडक्टिव रहा या फिर नहीं रहा। तो उसके लिए भी कौन हेल्प कर रहा है? मेरी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। फिर डिसीजन लेने के लिए सर हेल्प करती है और कितना कितना एलोकेट करना उसके लिए हेल्प करती है। फिर इंसेंटिव कितना देना है, इंसेंटिव स्कीम कितनी होगी, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कितना बोनस देना है, आपको एम्प्लॉयज़ के बेस के ऊपर कितनी वैल्यू एडिशन मिली है, ये भी हमें वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट ही बताती है। कि अगर वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयज़ बोलेंगे कि देखो हमने आपकी कंपनी में इतनी वैल्यू ऐड करके दी तो आप हमें क्या दो? बोनस दो। तो इंसेंटिव स्कीम्स कितनी देनी है, कितना इंसेंटिव उसको मिलेगा, वो भी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमें बताएगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी प्रेजेंट करेगी कि आखिर इतनी वैल्यू एडिशन हुई है। अगर हम रिपोर्टिंग करते हुए चलेंगे सभी को तो वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा कि इतनी वैल्यू ऐड हुई थी और हर किसी पर्सन को उस चीज़ के बारे में पता है। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है, रिपोर्टिंग करने से। फिर नेशनल इनकम, जो आपकी कंट्री की इनकम है उसमें वैल्यू एडिशन, अगर हमारी एंटरप्राइज वैल्यू एडिशन कर रही है तो हमारी नेशनल इनकम में भी वैल्यू एडिशन करके देगी और हमारी नेशनल इनकम भी क्या करेगी? ग्रो करेगी। और क्या करके देगी? सोशल परफॉर्मेंस है। सोशल परफॉर्मेंस का मतलब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि बाद में उसी कंट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें लगेंगी। जितनी वैल्यू ऐड होगी उसी के ऊपर टैक्स लगेगा और उतना ही टैक्स लोगों के भलाई के लिए खर्चा जाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिसके लिए मेरे को क्या करनी पड़ रही है? वैल्यू एडिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ी। तो रिपोर्टिंग करने से, वैल्यू एडिशन रिपोर्टिंग करने से ये फ़ायदा होगा, पता लगेगा कितनी परफॉर्मेंस है हमारी एंटरप्राइज की, क्या परफॉर्मेंस रही है, हमारे जो पैसा हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड करा था क्या वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इंसेंटिव्स क्या स्कीम्स देनी है एम्प्लॉयज़ को वो उसमें हेल्प करेगी। ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करेगी बेटा। फिर नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी और सोशल परफॉर्मेंस में हेल्प करेगी। तो ये सारी क्या करेंगी? बेनिफिट्स हैं इसके, अगर वैल्यू एडिड स्टेटमेंट बनाओगे तो। डन। होप सो सभी साथ साथ में पॉइंट्स लिख रहे हो बेटा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बैठे हो साथ साथ में पॉइंट्स लिख रहे हो। अगर कोई कर रहा है ऐसा तो उसके लिए तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए लेक्चर और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप लोग मान के चल रहे हो। किसी भी क्या कहते हैं, ट्यूटर से पढ़ रहे हो आप लोग, किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, तो उस फैकल्टी को पहले से पता होता है कि उसने क्या पढ़ाना और किस तरीके से पढ़ाना है। अगर आप उसकी स्टेप्स को लेके चलते हो, उसके स्टेप्स को फॉलो करके चल रहे हो, तो बेटा ये आपको बेनिफिट देगा, उस फैकल्टी को क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बात मान के वो काम करो। अगर करोगे तो क्या पता, क्या पता, क्या पता कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। चलो आगे लिमिटेशन ऑफ वैल्यू एडिशन रिपोर्टिंग, ठीक है। अब फायदे पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे? नुकसान। कि आखिर अगर हम वैल्यू एडिशन रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या होगा? पहले हम पॉइंट रिस्क। इन्होंने पता क्या बोला यहाँ पे? बात भी इनकी सही है। बात ये सही है, कहते द एंटायर बिजनेस रिस्क इज ब्रोन बाय ओनली द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं बेटा? जिन्होंने, जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है। कहते जितना भी रिस्क है वो सारा कौन लेके चल रहा है? शेयर होल्डर। कंपनी का सारा रिस्क शेयर होल्डर के पास है, क्योंकि शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो जब सारा रिस्क शेयर होल्डर के पास में है, फिर भी बेचारे शेयर होल्डर को रेजिड्यूरी प्रॉफिट मिलता है। सर ये रेजिड्यूरी प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बेटा कंपनी ने जितनी भी वैल्यू एडिशन करी होगी वो सारी वैल्यू एडिशन उठा के हम लोग अपने शेयर होल्डर को तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू एडिशन में से पहले बाहर के जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनको पहले पैसा जाएगा। गवर्नमेंट को जाएगा, अपने क्रेडिटर्स को जाएगा, अपने डिबेंचर का इंटरेस्ट जाएगा, सभी को इंटरेस्ट, सबको पैसा देने के बाद में जो रेजिड्यूरी प्रॉफिट बचा, जो बचा कुचा बचा,
वो बेचारा का कौन खाता है अपना इक्विटी, वो खाता है अपना शेयर होल्डर। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि सारा का सारा रिस्क जो है वैल्यू एडिशन में भी, वो सारा का सारा रिस्क, एंटायर रिस्क ब्रोन कर रहा है शेयर होल्डर, लेकिन बेचारे को फिर भी क्या मिलता है, रेजिडुअरी प्रॉफिट आफ्टर मीटिंग ऑब्लिगेशन टू द आउटसाइडर। जब सभी को मिल जाता है बाहर के आउटसाइडर को पैसा बांटने के बाद में, फिर उस वैल्यू एडिशन का जो भी पैसा बचता है रेजिडुअरी प्रॉफिट, वो मिलता है बेचारे शेयर होल्डर को। तो रिस्क उठाता है सारा वो, पर फिर भी वो एंड में रेजिडुअरी प्रॉफिट खाता है। तो सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी यही है। ठीक है, कि मेहनत करे कोई और, आज का टाइम ही ऐसा है ना, तो मेहनत करे कोई और, पैसा खाए कोई और, ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो वैसे वो बोल रहा है कि रिस्क सारा उठाता कौन है, शेयर होल्डर, लेकिन बेचारे को रास्ट में क्या मिलता है, रेजिडुअरी वैल्यू एडिशन। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि नॉन यूनिफॉर्मिटी है। आपके जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता ना वहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ही क्या था कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे। लेकिन ये वैल्यू एडिशन के लिए, या हम लोग जो अभी ईवा बढ़ेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे, उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं करी हुई। अभी तक कोई भी गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स नहीं ऐसे बने हुए जो कि हर कोई फॉलो कर पाए। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म या कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ लोग इसके वैल्यू एडिशन के या ईवा के फॉर्मूलेस को लगाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो कंपैरिजन कर पाना या यूनिफॉर्मिटी ला पाना वो ईजी नहीं है। ये इट इज़ नॉन स्टैंडर्ड। क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। समझ आ गया। हर किसी का डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका अलग है, टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट हर किसी के अलग अलग हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि डिफरेंट कंपनीज आर वेरिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, मतलब हर कोई अपने रूल्स अपने प्रिंसिपल्स क्या कर रहा है, लगा रहा है, जिससे कंपेरेबिलिटी कर पाना इजी नहीं है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है कि इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्मिटी। क्या है बेटा, वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो इक्वल नहीं है। तो पहले पॉइंट कौन सा था, रिस्क, और दूसरा कौन सा था, नॉन यूनिफॉर्मिटी। थर्ड वन इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। सर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वैल्यू एडिड स्टेटमेंट क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे तुम लोग कंफ्यूज हो ना कि हाँ करें या ना करें पेपरों को, गधो। उसके बाद में वैल्यू एडिड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वैल्यू एडिड स्टेटमेंट मे लेड टू कंफ्यूजन स्पेशली वेदर द वेल्थ इज इंक्रीजिंग वाइल अर्निंग और अदर वैल्यू एडिड कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग। सुनो, जो आपका वैल्यू एडिड है ना, जो आपका वैल्यू एडिड है, जो वैल्यू एडिशन है, वो आपका वाइडर है। क्या है सर, वाइडर है। वाइडर का मतलब है वैल्यू एडिशन में इनकम भी आती है, वैल्यू एडिशन में आपकी वेल्थ भी आती है, वैल्यू एडिशन में आपकी क्या कहते हैं, अदर फैक्टर्स भी आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी वैल्यू एडिशन बढ़ रही होगी। समझ आ रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है और मेरी वैल्यू एडिशन भी बढ़ रही है। वैल्यू एडिशन एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें एक इनकम ही नहीं आके बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखना समझने की कोशिश करते हैं या नहीं। मैंने रिलायंस का शेयर लिया हुआ था, ये पॉइंट मेरे को समझाना इसलिए क्योंकि तुम लोगों के थोड़े से नॉलेज भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि तुम लोग लेक्चर देखो और निकल जाओ। मैंने रिलायंस का शेयर लिया था 2100 रुपये में। कितने का, 2100 रुपये का मैंने शेयर लिया था, सुनना ध्यान से। ठीक है, आज उस शेयर की कीमत होगी है 3000। कितनी होगी बेटा, 3000। समझ आ रहा है, कितने का वैल्यू एडिशन हो रहा है सर, 900 का हमें वैल्यू एडिशन दिख रहा है। समझ आ रहा है बेटा, 900 का वैल्यू एडिशन दिख रहा है। दैट इज माई वेल्थ क्रिएशन। क्या है बेटा, वेल्थ क्रिएशन। ये मेरी क्या हुई है, वेल्थ क्रिएट हुई है, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई इनकम नहीं आई है। सर ये क्या बोल रहे हो, सुनो, जब मैं शेयर खरीदता हूँ या शेयर बेचता हूँ तब मेरे को ये वैल्यू, अब मैंने 2100 पे शेयर खरीदा हुआ था, आज उसकी शेयर की वैल्यू 3000 हो गई है। अभी तक मैंने शेयर बेचा नहीं है, क्या मेरे पास इनकम आई है, क्या मेरे पास इनकम आई है, सर नहीं, इनकम तो नहीं आई है। लेकिन क्या मेरी वैल्यू एडिशन हुई है या नहीं हुई, सर बिल्कुल हुई है। तो क्या ज़रूरी है कि इनकम आने से ही वैल्यू एडिशन होती है, ये वाला आपको एग्जांपल बता रही है कि सर ये एग्जांपल देख के, ये एग्जांपल देख के हमें लगता है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आखिर इनकम बढ़ने से ही वैल्यू एडिशन होती है। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कई बार, कि कई बार क्या होता है हमारी वेल्थ तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन क्या पता वहाँ पे इनकम और अदर फैक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहे हो। तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि वेल्थ क्रिएट होना, क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन होना और इनकम इंक्रीज होना क्या सेम है या डिफरेंट है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, जैसे आप लोगों को थी और अब क्लियर हुई। समझ आ गया, तो कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। और लास्ट में क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट का मतलब क्या है कि वैल्यू एडिशन निकालने के लिए आपको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ह्यूज कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, खर्चनी पड़ सकती है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा और डिले कर देगा। ये नीचे पॉइंट लिखा हुआ है एक डिले इन एनुअल रिपोर्टिंग, कि जो आपकी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट बनानी है, उसमें भी डिले हो सकता है क्योंकि आपको ये सारे फैक्टर एनुअल रिपोर्ट में डालने पड़ेंगे। और जब तक आप लोग ये वैल्यू एडिशन नहीं निकालोगे तब तक आपकी एनुअल रिपोर्ट भी
नहीं बनेगी। तो दीज आर द लिमिटेशंस। कौन कौन सी लिमिटेशन है? 5 ही लिमिटेशंस है। रिस्क, क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मिटी, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और डिले करता है किसमें? आपके एनुअल स्टेटमेंट। कौन कौन सा है? रिस्क है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मिटी है, वो बोल रहा है रिस्क है तो इसके, ठीक है, रिस्क है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, क्रिएट किसको कर रहा है? कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और डिले कर रहा है किसमें? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो ये सारे के सारे 5 लिमिटेशंस आते हैं किसके? वैल्यू एडिशन के, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन रिपोर्टिंग के ये 5 लिमिटेशंस हैं। समझे हो या नहीं? इजी? पक्का? पक्की बात है। चलो फिर अब ये लास्ट टॉपिक बचता तुम्हारा कौन सा? ईवा का। ईवा का है, ईवा का है, ईवा का है, ईवा है बेटा इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। अब सुनो ये क्या, बस हमें इस चीज़ को ना, इस पैराग्राफ को बस बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से और बड़े धीरे से समझना है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। तो ईवा पढ़ते हैं हम, स्टार्ट करें, ठीक है। तुम्हारे पास तो क्या है, तुम्हारे पास तुम तो 1 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करोगे, सर हमें सांस लेने दो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोगों का क्या है, तुम्हें तो यहीं पे बैठना पड़ेगा और हमारी बातें सुननी पड़ेगी, तो तुम लोगों के लिए कोई ब्रेक नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईवा, ईवा मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। क्या मतलब है बेटा इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का? इट मेयर द प्रॉफिटेबिलिटी। ईवा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है। किसके ऊपर बात कर रहा है बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है, आफ्टर taking into accounts the cost of all capital employed including the equity। ठीक है सर, समझाओ क्या है। पहले तो ये किसकी बात कर रहा है बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है। ईवा प्रॉपर बात कर रहा है किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। मतलब ईवा कहता है मेरे को इधर उधर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को किसकी बात करनी है? मेरे को बात करनी है प्रॉफिट की, ठीक है। तो ये ईवा सिर्फ बात कर रहा है प्रॉफिट की, तो बड़ा अच्छा बंदा ये बात कर रहा है प्रॉफिट की। और प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट करा गया है? इसने बोला बाय टेकिंग द ऑल, बाय टेकिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल। हाँ, कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल। सर इसका मतलब क्या है? बताते हैं बेटा। इंक्लूडिंग इक्विटी, मतलब पूरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, लिखा होगा इक्विटी, 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 हाँ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी। सर ईवा क्या कह रहा है? ईवा बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट के ऊपर बात करूंगा, लेकिन किसको साथ साथ में लेके? कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल प्लस इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल का मतलब है, पहले तो मेरे को ये बताओ कैपिटल का मतलब किसको पता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है कैपिटल का? क्या क्या? अच्छा ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है जितना भी पैसा आपके बिजनेस में लगा, जितना भी पैसा आपके बिजनेस में लगाया जाए दैट इज कैपिटल। इजी, जितना भी पैसा आपके बिजनेस में लगाया जाए कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है बेटा? आपने लोन लिया, एग्जांपल लेते हैं, आपने लोन लिया 1 लाख का, ठीक है, और 1 लाख के लोन के ऊपर आप लोग 10% का इंटरेस्ट पे करते हो ईयरली। 1 साल का 10% का इंटरेस्ट है। 1 लाख पे 10,000 का इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000। तो 1 लाख आपने बैंक से लोन लिया और 10,000 आप उसके ऊपर क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट दे रहे हो। बेटा ये क्या 1 लाख मैंने उठाया और इसको उठा के अपने बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, मुंह पे मारा बिजनेस के ठप, ठीक है। अब बिजनेस के पास चला गया ये 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया मैंने बिजनेस पे लगा दिया अपने। बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ दिस 1 लाख इज माई कैपिटल? बिल्कुल सर, क्योंकि 1 लाख रुपया कहाँ पे लगा दिया मैंने? अपने बिजनेस में लगा दिया। बेटा जब 1 लाख मैंने बिजनेस पे लगा दिया, तो बिजनेस को 10% इंटरेस्ट किसको देना है? किसको देना है? लोन बैंक को देना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस कैपिटल की कॉस्ट 10% है। समझ आ रहा है? इस कैपिटल की कॉस्ट कितनी है? 10% है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि आखिर जितना पैसा आप बिजनेस को दे रहे हो, जितना पैसा आप कैपिटल के ऊपर लगा रहे हो, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी। और उस कॉस्ट में जब इक्विटी की कॉस्ट भी आ जाती है, मतलब इक्विटी को कितना पैसा दे रहे हो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए, दैट इज प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विटी की भी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इस इज कॉल्ड एज ईवा। समझ रहा है कि ईवा जो है, कि ईवा जो है, ईवा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है ऑफ द कंपनी बाय टेकिंग ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग द इक्विटी। कि जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है इक्विटी के साथ में, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, उसको बोलते हैं ईवा। समझे? इन अदर वर्ड रेजिडुअरी इनकम आफ्टर चार्जिंग द कंपनी फॉर ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल
प्रोवाइडेड बाय द लेंडर एंड शेयर होल्डर। एक और बात है यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई, रेजिडुअरी इनकम। कहता है जितना भी पैसा आप लोग कमाते हो उसमें से क्या आप पे करोगे, सभी का पैसा पहले उतार दोगे, जितनी भी कॉस्ट आपने पे करनी है। आपके लोन लिया हुआ है तो लोन का इंटरेस्ट दोगे, अपने डिवेंचर का इंटरेस्ट दोगे। जिन लोगों ने तुम्हें बिजनेस के लिए पैसा दिया था, सुनना ध्यान से, जिन लोगों ने, जिन लैंडर से आप लोगों ने पैसा बोरो करा हुआ है अपनी कैपिटल के लिए, जब उनकी कैपिटल की कॉस्ट तुम लोग वापस कर देते हो, जैसे मैंने 10% का लोन वापस कर दिया, 10% मैंने डिवेंचर को दे दिया, बाकी का मैंने जिनसे पैसा लिया था, बोरो करा था, उनको भी अपना इंटरेस्ट वगैरह वापस दे दिया। सभी को देने के बाद में जो रेजिडुअरी इनकम बची है, दैट इज ईवा, दैट इज ईवा। तो ईवा क्या का बात कर रहा है, ईवा बात कर रहा है कि जितना भी पैसा आपने उठाया था अपने कैपिटल के लिए, उन कैपिटल की कॉस्ट को वापस करने के बाद में जो रेजिडुअरी इनकम बचती है, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। सर यही तो वैल्यू एडिशन भी बता रहा था। नहीं बेटा, वैल्यू एडिशन क्या कह रहा था, अपनी सारी की सारी कॉस्ट बाहर निकाल दो। कौन कौन सी कॉस्ट बोल रहा था वो, कॉस्ट ऑफ और गुड्स एंड सर्विसेज और डेप्रिसिएशन, वो वहीं तक की बात कर रहा था, उसको बाहर निकाल दो, वैल्यू एडिशन है। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन में क्या है, जिनसे पैसा बोरो करा है, वर्ड याद करो, जिनसे पैसा बोरो करा है, अगर वही पैसा बिजनेस में लगा देंगे और उसकी कॉस्ट वापस करने के बाद में जो पैसा बचेगा, दैट रेजिडुअरी इनकम इज कॉल्ड एज ईवा। समझ में आ रहा, अब ये है ईवा। तो इसीलिए मैंने बोला था ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ आ गया ना तो आपका आगे का कंसेप्ट ईजी हो जाएगा। आगे इन्होंने बोला रिप्रेजेंट द वैल्यू एडिशन टू द शेयर होल्डर। अब ये वैल्यू एडिशन पता किसकी बता रहा है, ये शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब कितना पैसा शेयर होल्डर ने लगाया, इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया, उनकी वैल्यू कितनी ऐड हुई है, दैट इज ईवा। तो ईवा सभी के लिए नहीं है, वैल्यू एडिशन जो था वो सभी के लिए बात करता था। ईवा जो बात कर रहा है वो शेयर होल्डर की बात कर रहा है कि शेयर होल्डर की कितनी वैल्यू ऐड हुई है, क्योंकि ये रेजिडुअरी इनकम किसको मिलेगी बाद में, शेयर होल्डर को। तो बस ये था ईवा। तो ईवा बात करता है प्रॉफिटेबिलिटी की। सर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेता है, वो बाकी सारे की सभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी लेके फिर बात करता है कौन, ईवा। ईवा बताता है कि आखिर जितनी भी रेजिडुअरी इनकम बची है आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विटी, जितनी भी कॉस्ट आपने लेंडर से उठाई है उन सभी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस करने के बाद में जो रेजिडुअरी इनकम बचती है वो जाती है शेयर होल्डर को, और वो बताती है कि शेयर होल्डर की कितनी वैल्यू ऐड हुई है। समझ गए हो। अब ये तो याद करना पड़ेगा। नो पैड का मतलब क्या होता है सर, नो पैड का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि टैक्स के बाद का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल हटा दोगे तो क्या बचेगी, रेजिडुअरी इनकम, और वो रेजिडुअरी इनकम किसकी है, शेयर होल्डर्स की। तो ये ईवा का फॉर्मूला याद करोगे, नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन बेटा। फिर ये बैकग्राउंड है, थोड़ा सा देख लो, ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। इसको रेजिडुअरी इनकम भी कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सब्सट्रैक्ट करते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो फॉर्मूला है उसी को यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया बस। फिर ईवा इज सो पॉपुलर, पॉपुलर भी है एंड वेल नोन है, एंड ऑफन अ रेजिडुअरी इनकम कंसेप्ट, इसको रेजिडुअरी इनकम कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट करी हैं। अब देखो ईवा कब इंक्रीज होता है, सुनना, ईवा इंक्रीज कब होगा, जब ऑपरेटिंग इनकम बढ़ जाएगी विदाउट एम्प्लॉइंग मोर कैपिटल। मतलब आपने कैपिटल नहीं ली, किसी से और पैसा नहीं लिया, लेकिन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपका डेली का प्रॉफिट बढ़ गया। तो जब डेली का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। अब सुनो ना, सुनो, मैंने यहाँ से 10 लाख लिया, 10 लाख बिजनेस में लगाया, और 10 लाख बिजनेस में लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मेरा प्रॉफिट विदाउट किसी और से एडिशनल पैसा लेने से बगैर में, अगर मैंने किसी और से और पैसा नहीं लिया और मेरा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया, तो मेरा ईवा भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला तो ये है कि अगर तुम्हारी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ती है विदाउट एडिशनल कैपिटल, तब तुम्हारा ईवा बढ़ जाता है। या फिर तुम लोग एडिशनल कैपिटल ले लो। पहला पॉइंट ये है कि एडिशनल कैपिटल के बगैर तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाए तब भी ईवा बढ़ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो फिर एडिशनल कैपिटल लेके तुम अपना ईवा बढ़ा लो। और थर्ड क्या है, जो पैसा अनप्रोडक्टिव कैपिटल है, ऐसी कैपिटल जो कोई भी पैसा जनरेट करके नहीं दे रही, उस पैसे को बाहर निकाल देना, ठीक है। डैट डू नॉट कवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसा पैसा, जैसे मैंने यहाँ से 10 लाख लिया, 10 लाख मैंने आगे लगाया, लेकिन वो 10 लाख मेरे को लगा लो 5,000 भी कमा के नहीं दे रहा, ठीक है। अब क्या ये पैसा सही जगह में इन्वेस्ट करा गया, नहीं सर। आपने बैंक से लिया 10 लाख, उसको 10% वापस करना, मतलब 10 लाख के ऊपर 10% हो गया, 1 लाख रुपये तुम्हें वापस करना होता है हर साल बाद। लेकिन ये जो मैंने आगे इन्वेस्ट करा ना, ये हम मेरे को साल का सिर्फ 5,000 कमा के दे रहा है,
सर ये तो वेस्ट करवा रहा आपके पैसे, क्योंकि अब आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, तो डैट इज़ अनप्रोडक्टिव। वो क्या है, वो पैसा हो गया अनप्रोडक्टिव। उसको अनप्रोडक्टिव को क्या कर देना, लिक्विडेट कर देना, उस पैसे को बाहर निकाल देना, जो पैसा मेरी कॉस्ट को कवर नहीं कर रहा। तो ऐसे पैसे को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तब भी मेरा जो है ईवा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ईवा 3 तरीके से बढ़ता है, जहाँ तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ जाए, अगर ऑपरेटिंग इनकम नहीं बढ़ी तो क्या बढ़ जाए, हाँ एडिशनल कैपिटल लेके आ जाए, और या फिर जो पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट करा है, जो मेरी कॉस्ट भी पूरी करके नहीं दे रहा, उस पैसे को मैं क्या कर लूँ, बाहर निकाल लूँ, उस पैसे को मैं बाहर निकालूँ, तब भी मेरा ईवा बढ़ जाएगा। खत्म। तो बस ये था तुम्हारा ईवा। अब ईवा को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें बीटा चाहिए होता है, मार्केट रिटर्न चाहिए होता है, रिस्क फ्री रेट रिटर्न चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, इसमें से कोई 5-6 याद कर लेना और लिख देना कि ये कैलकुलेट करने में, ईवा कैलकुलेट करने में ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर लास्ट में कि वैल्यू एडिशन आपने पढ़ लिया, ईवा आपने पढ़ लिया, दोनों का डिफरेंस बताओ। तो देखो छोटा छोटा करके, वैल्यू एडिशन हमें वेल्थ की बात बताता है। किसकी बात बताता है, वेल्थ की बात में, कि मैंने सारा का सारा जितना कैपिटल लगाया और मेरे एम्प्लॉयज़ मेरी कैपिटल, मेरे वर्कर, सभी ने मिलकर मेरे को कितनी वैल्यू ऐड करके दी है, डैट इज़ वैल्यू एडिशन। लेकिन जो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है, जो ईवा है, वो सिर्फ ये बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सरप्लस हुआ अपनी इक्विटी को। ठीक है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट हुआ, वो बात करता है कि सभी को कितना प्रॉफिट हुआ, जबकि ईवा बात करता है कि मेरे इक्विटी को कितना प्रॉफिट हुआ सभी को पैसा देने के बाद में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या था, मार्केट प्राइस, मतलब सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो गुड्स एंड सर्विसेज की। और इसका फॉर्मूला क्या है, अब इन्होंने कुछ और फॉर्मूला लिखा, तुम लोग यहीं यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखना जो मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला था ईवा का, ईवा का क्या फॉर्मूला था, क्या, नो पैड, शाबाश, नो पैड माइनस, वेरी गुड, नो पैड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी गुड, पढ़ रहा है मतलब तुम, है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, ईवा का ऑब्जेक्टिव ये है कि ईवा जो है वो आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को मेयर करके देता है कि कंपनी ने कितना परफॉर्म करा और उसकी रिपोर्टिंग करता है। ईवा जो है वो ये चेक करता है कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो कैसे इंक्रीज करी जाते हैं। मतलब ईवा जो है वो पता किसका सगा बना हुआ है, ईवा सगा बना हुआ है आपके शेयर होल्डर का, और जो जो वैल्यू एडिशन है वो सभी का सगे है, वो सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये फोकस करता है कि फर्म की परफॉर्मेंस कैसी थी, ये फोकस करता है कि फर्म की एबिलिटी कैसी थी प्रॉफिट लाने के लिए। ठीक है, तो वो फर्म की परफॉर्मेंस देखता है कि उसने कितना कंट्रीब्यूट करा हर एक ग्रुप को, लेकिन ये देखता है कि आखिर इसने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करा या फिर नहीं करा। ठीक है, फिर ये इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसके बेस के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन लेके चलता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन लेके चलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बीटा, फ्री रिस्क रेट रिटर्न, इन चीज़ों को लेके ये अपनी कैलकुलेशन करता है और इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकॉग्नाइज नहीं होता, जबकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकॉग्नाइज किया जाता है। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे पैसे की 1 रुपया जो है उसकी वैल्यू कम होती है या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वैसे तो कम ही होती है, तो पैसे की वैल्यू क्या करती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो उस टाइम का इफेक्ट, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जिसको तुम लोग बोलते हो, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लिया जाता, जबकि क्या कहते हैं ईवा में आपका इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया जाता है, और उसी को रिकॉग्नाइज करके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज करके ये कैलकुलेट किया जाता है। तो ईवा की कैलकुलेशन जो है वो जब नोमेरिकल होते हैं तो तब अच्छे से देखी जाती है कि आखिर किस तरीके से ईवा को कैलकुलेट करा जाता है। तो यहाँ पर आके तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर होता है जो आपको एग्जाम में गारंटीड मेरी तरफ से मिलेगा, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। तो उसको छोड़ के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बाद में मेरे को मत बोलना कि सर आपने करवाया नहीं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ईवा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं अपना आज का सेशन। होप सो अच्छा लगा होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जैसे करना है वैसे करो, और जहाँ तक पहुँचाना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।